हेलो स्टूडेंट, मैं जितेश जोगी फिर से आया हूँ अपनी क्लास 2 लेकर। चैप्टर 5 उसकी क्लास 2। इससे पहले आपने क्लास फर्स्ट देख ली थी, उसमें मुझे काफ़ी रिस्पॉन्स मिले थे, कह भी रहे थे कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो अब हम उसकी क्लास 2 पढ़ रहे हैं। तो क्लास 2 में आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधक क्या होते हैं, प्रतिरोध का जो नियम होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं, तो ये सारे हम पढ़ेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करें अपनी क्लास 2। तो क्लास 2 में पहला अपना जो टॉपिक आता है वो आता है प्रतिरोध का, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस प्रतिरोध। अब मैंने पहले बताया था प्रतिरोध किसे कहते हैं कि आवेश प्रवाह की दर में उत्पन्न बाधा को बोलते हैं प्रतिरोध। इसको कैपिटल आर से लिखा जाता है और इसका जो मात्रक होता है उसे कहते हैं ओम। अब ओम का नियम हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, पिछली क्लास में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट अपनी क्लास 2, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब पहला ही टॉपिक लेके चलते हैं प्रतिरोध। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, कैसे होता है, देखिए। तो देखिए, मैंने पूरा प्रतिरोध बताया है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध कहते हैं आवेश प्रवाह की दर में उत्पन्न बाधा को कहते हैं प्रतिरोध। अब दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे प्रतिरोध की परिभाषा, वो सुनिएगा कि पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह स्वयं में से होने वाली विद्युत धारा, तो वह स्वयं में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, उसे बोलते हैं प्रतिरोध। अब इसका जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल आर, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम, और ओम को लिखते हैं ऐसे। अब इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, तो देखिए, एक तो ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है। तो ये हो गया प्रतिरोध। अब इसके बाद में पढ़ रहे हैं प्रतिरोध का नियम। तो देखिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक था, बताया था प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम क्या कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जो प्रतिरोध के नियम है वो निम्न 3 कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 बात करें तो है चालक की लंबाई पर, एल पर। नंबर 2 बात करें तो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब ए पर। नंबर 3 की बात करूं तो चालक के पदार्थ पर, या कह दूं मैं चालक की किस्म पर। तो नंबर 1 की बात करें चालक की लंबाई पे, तो उसका जो वेक्टर डायग्राम है वो ये बनेगा, ये एल है, ये आर है। अब नंबर 2 चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे बात करें तो इसका डायग्राम, वेक्टर जो डायग्राम वो ये बनेगा, ये आर, ये ए। तो अब बात करें चालक की लंबाई पे, तो मैंने लिखा है आर समानुपाती है किसके, एल की। नंबर 2 की बात करूं तो आर व्युत्क्रमानुपाती है 1/a के। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे और समानुपाती का चिन्ह उससे हटाएंगे, बराबर में लेके आएंगे। तो आर बराबर है किसके, रो एल बटे ए। आर बराबर रो एल बटे ए। तो ये हो गया प्रतिरोध के नियम का सूत्र। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या है, तो देखो ध्यान से। यहां आर बराबर है प्रतिरोध, और प्रतिरोध को लिखते हैं हम ओम में। फिर है एल, एल बराबर है अपनी लंबाई, लंबाई को लिखेंगे हम सेंटीमीटर में। ए का मतलब है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसे लिखेंगे हम सेंटीमीटर की स्क्वायर में। और रो जो है वो है प्रतिरोधकता, जिसे हम लिखेंगे ओम सेंटीमीटर में। तो ये हो गया हमारा प्रतिरोध का नियम, आप देख सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, तो देखिए नेक्स्ट है प्रतिरोधकता, जिसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार
अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसमें मैंने एक नोट लगाया है कि किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो कितनी होती है, शून्य होती है, 0 होती है। नेक्स्ट इसका जो हमने पहले पढ़ा था प्रतिरोध के नियम सूत्र था R बराबर रो एल बटे ए। तो रो एल बटे ए। अब अपना प्रतिरोधकता तो क्या है, रो। तो रो की बात करूं तो रो बराबर R गुणा ए बटे एल। ये हो गया इसका सूत्र जो मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया है। अब इसका मात्रक की बात करूं तो देखो मात्रक देखो ओम, आर का मतलब ओम और ए का सेंटीमीटर की स्क्वायर बटे एल क्या थी, लंबाई। लंबाई को लिखा था हमने सेंटीमीटर। तो ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, जो मैंने काट दिया, तो बच गया ओम सेंटीमीटर। तो रो मतलब प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया ओम सेंटीमीटर। तो ये होगी तुम्हारी प्रतिरोधकता। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक, तो अब अपनी नेक्स्ट है चालकता मतलब कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले बात करेंगे। जो प्रतिरोध जो मैंने पढ़ा था उसका उल्टा मतलब व्युत्क्रम कहलाता है चालकता। देखिए अब मैं लिखा है कि जो विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करवाती है उसे बोलते हैं चालकता। प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अब इसका जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल जी, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है सीमेन, जिसे एस से लिखते हैं। और दूसरा मात्रक होता है इसका महो, जिसे हम उल्टा ओम से लिखते हैं। और नीचे सूत्र लिखा है जी बराबर 1 बटे आर। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है विशिष्ट चालकता या कहूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम उल्टा कहलाता है विशिष्ट चालकता। अब इसका मात्रक जो होता है वो होता है सिग्मा, और सिग्मा को लिखते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट है इसका जो मात्रक होता है वो होता है सीमेन प्रति सेंटीमीटर, सीमेन प्रति सेंटीमीटर या महो प्रति सेंटीमीटर। अब इसको विशिष्ट चालकता को सूत्र जो होता है कैसे लिखते हैं वो देखो, सिग्मा बराबर 1 बटे रो मतलब 1 बटे प्रतिरोधकता। तो रो अपना विशिष्ट प्रतिरोध था तो उसका व्युत्क्रम हो गया विशिष्ट चालकता। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है विविध प्रकार के प्रतिरोधक। अब विविध प्रकार के प्रतिरोधक में ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है कार्बन प्रतिरोधक, जिसे आप बोलते हो कार्बन प्रतिरोध। नेक्स्ट है वायर बाउंड प्रतिरोधक। अब इसके अलावा भी एक और है वो है रियोस्टेट, उसकी हम अलग बात करेंगे। तो कार्बन प्रतिरोधक होता है वो कुछ ऐसा प्रकार का होता है और उस पे बैंड बने होते हैं, और ये जो बैंड होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर मतलब विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं। आपने देखा होगा कार्बन प्रतिरोध। अब उसका जो मान होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं, वो एक सारणी के द्वारा ज्ञात करते हैं। वो मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताऊंगा। तो उससे पहले जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं, वायर बाउंड होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अपनी बात कर रहे थे कार्बन प्रतिरोधक की। तो कार्बन प्रतिरोधक सबसे पहले किससे मिलकर बना होता है वो बात बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त अचालक व बंधक पदार्थ के साथ मिलाकर
कार्बन प्रतिरोधक का निर्माण किया जाता है। कार्बन प्रतिरोधक अत्यधिक तापमान संवेदी होता है, इसी कारण इसका जो प्रयोग है वो नियत एवं निम्न ताप पर किया जाता है, कहलाता है कार्बन प्रतिरोधक। और कार्बन प्रतिरोधक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 की बात करें तो नियत मान का प्रतिरोधक, मतलब जिसका मान नियत होता हो, उस प्रतिरोधक की बात करें तो वो किस श्रेणी में आता है, नियत मान के प्रतिरोधक में। अब नंबर 2 की बात करूं तो मैं परिवर्तीमान प्रतिरोधक। परिवर्तीमान प्रतिरोधक का मतलब है जिसका जो मान है वो परिवर्तन होता रहता है, उसे कहते हैं परिवर्तनमान प्रतिरोधक। अब ये जो होता है कार्बन प्रतिरोधक। अब इसके बाद में हम बात करेंगे वायर बाउंड प्रतिरोधक। तो देखिएगा, अब अपना नेक्स्ट है वायर बाउंड प्रतिरोधक। वायर बाउंड प्रतिरोधक किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। ये प्रतिरोधक मतलब वायर बाउंड प्रतिरोधक यूरेका तथा मैग्नीन नामक धातु से, मतलब कह दूं मिश्र धातु के महीन व नंगे तारों को चीनी मिट्टी या सेरामिक या बेकेलाइट से बने पाइप या शीट पर लपेटकर तैयार किया जाता है। अब मैंने इसमें एक नोट लगाया, ध्यान से सुनिएगा। जो वायर बाउंड प्रतिरोधक है, इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता जो होती है वो कार्बन प्रतिरोधक की अपेक्षा अधिक होती है। अब यह भी दो प्रकार का होता है। पहला है नियत मान वाला वायर बाउंड प्रतिरोधक, और नियत मान वाला वायर बाउंड प्रतिरोधक जो है वो 0.1 ओम से 50 किलो ओम तथा 1 वाट से 50 वाट तक बनाए जाते हैं। नंबर 2 होता है परिवर्ती मान वायर बाउंड प्रतिरोधक, और परिवर्ती मान वायर बाउंड प्रतिरोधक जो होता है वो 5 ओम से 5 किलो ओम तथा 1 वाट से 50 वाट तक की वाटेज में तैयार किए जाते हैं। तो ये हो गए तुम्हारे कार्बन प्रतिरोधक और वायर बाउंड प्रतिरोधक। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करूंगा रियोस्टेट की, तो देखिएगा। तो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं रियोस्टेट की। रियोस्टेट आपने लेबों में देखा होगा, ठीक है। अब रियोस्टेट जो होता है वो भी एक परिवर्ती मान प्रतिरोधक ही होता है, मतलब उसका मान जो है वो परिवर्तन कर सकते हैं। अब क्या होता है तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यह भी एक प्रकार का परिवर्ती प्रतिरोधक ही होता है। इसकी संरचना जो होती है वो कैसे थी सुनो। इसकी संरचना एक स्टैंड में कसे हुए बेलन के समान होती है। इसकी जो चल भुजा होती है एक धात्विक छड़ पर गति करती है, मतलब धातु की छड़ होती है उस पर गति करती रहती है इसकी चल भुजा। और इसका प्रयोग हमने बता दिया प्रयोगशालाओं में किया जाता है। आपने देखा होगा मोटर में प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, उसके मान को बढ़ाने के लिए रियोस्टेट अनेक प्रकार से कार्य में लिए जाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा रियोस्टेट। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध का मान अंकन। तो प्रतिरोध मान अंकन से तात्पर्य है कि कार्बन प्रतिरोध, नियत मान वाले कार्बन प्रतिरोध जो है उसके अलावा जितने भी प्रकार के जो प्रतिरोधक है उसका मान तो उन पे अंकित कर दिया जाता है, उनका वाटेज संख्या जो है वो भी उस पे अंकित कर दी जाती है। लेकिन जो नियत मान का कार्बन प्रतिरोध होता है उसका आकार जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए उसको ज्ञात
करने के लिए हमें एक नया तरीका, न्यू तरीका लगाना पड़ता है। वो क्या होता है वो बताता हूँ। तो प्रतिरोध का जो मानांकन है वो दो विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 1 है विभिन्न रंगों द्वारा, नंबर 2 है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। नंबर 1 की बात करते हैं हम विभिन्न रंगों द्वारा। तो जो कार्बन प्रतिरोध होता है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की कलर बैंड या कद्दू पट्टिका लिखी होती है, उसके द्वारा हमें उस कार्बन प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सारणी बनानी पड़ती है, उस सारणी को याद करनी पड़ता है। अब वो क्या होता है तो गौर से समझिएगा। तो अपना नंबर 1 है प्रतिरोध मानांकन, उसमें एक सारणी की जरूरत है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूं, तो वो ध्यान से देखिएगा क्या होती है। मैं सारणी बना रहा हूं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक सारणी तैयार करनी पड़ती है। तो सारणी क्या होती है ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ऊपर के फर्स्ट कॉलम में लिखना है कलर मतलब रंग, नंबर 2 में डिजिट फर्स्ट, नंबर 3 में डिजिट सेकंड, नंबर 4 में मल्टीप्लायर, नंबर नेक्स्ट में लास्ट में है टॉलरेंस। तो ये हो गए तुम्हारी सारणी। अब इसमें कलर भरने होते हैं। तो देखो पहले नंबर पे जो कलर आएगा तो वो है ब्लैक काला, नंबर 2 पे ब्राउन मतलब भूरा, नंबर 3 में रेड मतलब लाल, फिर नेक्स्ट है ऑरेंज, फिर नेक्स्ट है येलो मतलब पीला, फिर नेक्स्ट है ग्रीन मतलब हरा, नेक्स्ट है ब्लू मतलब नीला, नेक्स्ट है वायलेट मतलब बैंगनी, नंबर नेक्स्ट है ग्रे मतलब स्लेटी, नंबर नेक्स्ट है व्हाइट मतलब सफेद, नंबर नेक्स्ट है गोल्ड, गोल्ड मतलब सुनहरा, नेक्स्ट है सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी का रंग या कह दूं मैं रजत, नंबर लास्ट है इनमें से कोई मतलब नो कलर। अब डिजिट फर्स्ट है तो डिजिट फर्स्ट के कॉलम में आपको डिजिट स्टार्ट करने हैं। तो डिजिट हमारे 0 से स्टार्ट होके 9 पे खत्म होते हैं। तो पहले कॉलम में 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट कॉलम में 9। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लास्ट के 3 कॉलम खाली बच गए तो उसमें खाली छोड़ देना, उसको डैश लगा के छोड़ देना। नंबर 3 जो अपना कॉलम उसमें भी डिजिट सेकंड आएगा, तो उसमें आपको वही 0 से स्टार्ट करके 9 पे खत्म करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो लास्ट के 3 कॉलम है उसको आपको खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लायर गुणक जो होता है वो, तो गुणक में पहले कॉलम में 1 लिखेंगे मतलब 10 की घात 0, फिर नेक्स्ट में लिखेंगे 10 की घात 1 10, फिर तीसरे कॉलम में लिखेंगे 10 की घात 2, चौथे कॉलम में लिखेंगे 10 की घात 3, नंबर नेक्स्ट में 10 की घात 4, नंबर नेक्स्ट में 10 की घात 5, नंबर 6 में 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 तक लिख दिया हमने, फिर उसके बाद में आपको 3 कॉलम खाली छोड़ने पड़ेंगे। और जो उसके बाद में 2 कॉलम है उसमें भरने 0.1 0.01 और जो लास्ट का कॉलम बच गया उसको आपको खाली छोड़ देना है। और नेक्स्ट जो लास्ट कॉलम है अपना वो है टॉलरेंस मतलब सहन सीमा। तो उसमें सहन सीमा में आपको पहला कॉलम है वो खाली छोड़ना है। उसके बाद में ±1%, ±2%, ±3%, ±4%। उसके बाद में आपको 5 कॉलम जो है वो आपको खाली छोड़ने हैं। और उसके बाद में जो लास्ट के 3 कॉलम है उसमें आपको भरना पड़ेगा। तो जो गोल्ड है सुनहरा उसके सामने आपको भरना पड़ेगा ±5%। उसके बाद में जो सिल्वर कलर है चांदी का रंग है रजत है उसमें भरेंगे आपको ±10%। और सबसे लास्ट में जो नो कलर है उसमें आपको भरना पड़ेगा ±20%। तो ये हो गई सारणी। अब आपको मैं एक समझाता हूं क्वेश्चन और इसको याद कैसे करते हैं तो वो याद रखिए। तो देखिए वो जो सारणी हमने लिखी थी उसको 2 ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब वो पहली ट्रिक देखिए। पहली ट्रिक में आप लिखोगे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had a
वेरी गुड वाइफ who wore bangles of gold and silver। ये हो गया पहला ट्रिक। अब नंबर 2 ट्रिक की बात करूं मैं तो वो है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ गीता सैड नाउ। तो ये होगी 2, देख आप ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए क्या है कैसे वो सुनो। तो पहला नाम एक साथ जोड़ो आप, बीबी रॉय, फिर उसके बाद में ऑफ है, उसके बाद में ग्रेट है, फिर है ब्रिटेन, फिर हैड ए, फिर है वेरी, फिर है गुड, फिर है वाइफ, फिर है वू वॉर बैंगल्स, फिर है ऑफ, फिर है गोल्ड एंड सिल्वर। तो अब ये वो सारणी है उसमें जाइएगा आप, तो उसमें पहले नंबर से आओ तो बी रॉय। तो पहले बी का मतलब है ब्लैक, फिर है ब्राउन, फिर आर का मतलब रेड, फिर ओ का मतलब ऑरेंज, फिर वाई का मतलब है येलो। फिर आप ऑफ को छोड़ दीजिएगा। फिर ग्रेट में जी पहला आ रहा है उसको आप लिखोगे ग्रीन से, फिर है ब्रिटेन, ब्रिटेन में बी फॉर ब्लू, फिर जो हेड है और ए है उसको आप छोड़ दोगे। फिर है वेरी, वेरी में वी तो वी फॉर वायलेट, फिर है गुड वाइफ तो जी फॉर ग्रे, फिर है वाइट में पहला अक्षर डब्लू तो डब्लू का मतलब है वाइट, फिर वाइट के बाद में वू वॉर बैंगल्स तो वू वॉर बैंगल्स को आप छोड़ दोगे। उसके बाद में है गोल्ड तो गोल्ड का आपने देखा था गोल्ड, फिर उसके बाद में सिल्वर तो सिल्वर भी अपना था। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार से मैंने इसमें आपको जो टिक लगा दिए हैं वो आपको छोड़ने हैं। तो देखो मैंने आपको इसमें टिक लगा दिए हैं, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। अब ट्रिक 2 में चलेंगे तो वही है बीबी रॉय। तो ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है। फिर ग्रेट में जी का मतलब ग्रीन, बी में ब्रिटेन में ब्लू, फिर हैच को छोड़ दिया, फिर वेरी में वी का मतलब वायलेट, फिर है गुड में जी का मतलब ग्रे, फिर डब्लू है वाइट में वो है वाइट, फिर है गीता में जी गोल्ड, फिर सैड में है सिल्वर और नाउ में है नो कलर। तो ये सारणी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण करके दिखाता हूं, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो देखिए क्वेश्चन है अपना, ये एक प्रतिरोध बना दिया, उसमें आपको 1 2 3 4 पट्टी दिख रही है। पहली पट्टी है येलो, नंबर 2 है रेड, नंबर 3 है ब्राउन और नंबर है 4 गोल्ड। तो इसमें आर का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है तो हमने सारणी में बनाया था, जो पहला कॉलम था उसमें था कलर, तो उसमें आप कलर देख सकते हैं। नंबर दूसरा जो कॉलम था उसमें था फर्स्ट डिजिट और नंबर 3rd में था सेकंड डिजिट, एंड उसके बाद में जो था वो था मल्टीप्लायर का मतलब गुणक का, और नंबर जो लास्ट था वो था सहन सीमा। तो इसमें देखो जो पहला और दूसरा जो कलर है उन दोनों को आपस में साथ में लिख देंगे। नेक्स्ट जो है उसको हम गुणा में लिखेंगे और जो लास्ट का है उसको हम सहन सीमा में प्लस माइनस में लिख देंगे। और प्रतिरोध का मात्रक हमेशा किस में होता है? ओम में, तो ओम लगा देंगे तो आ जाएगा अपना आर का मान। अब चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो अब अपनी सारणी में हम गए तो उसमें देखा हमने कलर में जो येलो था वो नंबर 4 पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है? 4 पे। देख लो बी रॉय, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम 4। अब रेड था वो है अपना 2 नंबर पे, तो लिख देंगे 2। अब उसका गुणक जो देखेंगे मल्टीप्लायर, तो गुणा। अब ब्राउन जो था उसका आ रहा है 10 की घात 1 हो गया। अब इसके बाद में हम लगाएंगे सिंबल ओम का, और जो गोल्ड है उसकी सहन सीमा जो होती है वो देख सकते हैं आप सारणी में लास्ट में, गोल्ड की प्लस माइनस 5, सिल्वर की प्लस माइनस 10 और जो नहीं कलर है उसमें आएगी प्लस माइनस 20। तो गोल्ड की प्लस माइनस 5%, ये आर का मान आ गया।
ठीक है। अब इसके बाद में एक और देखते हैं, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 2 है। इसमें पहला है वायलेट, नंबर 2 है ग्रीन, फिर है ब्लू, फिर है सिल्वर। अब इसमें क्या आएगा, तो सारणी में एक बार आप जाइए और देखिए वायलेट कहाँ आता है, ग्रीन कहाँ आता है, ब्लू कहाँ आता है और सिल्वर कहाँ आता है। तो हमने देख लिया। तो इसका जो है वो आएगा वायलेट 7, ग्रीन 5 पे गुणा 10 की घात 6, और हम इसके बाद में लगाएंगे ओम गुणा। अब सिल्वर आता अपना प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। तो ये अपना आंसर आया है 75 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 ओम प्लस माइनस 10%। तो ये हो गया आपका आंसर। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, तो हमने 1 नंबर पढ़ लिया था वो सारणी वाली। अब नंबर 2 आता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा मान ज्ञात करना। तो इसमें आप ध्यान से सुनिए। 1/2 वाट से, मतलब आधे वाट से लेकर के 2 वाट तक के जो कार्बन प्रतिरोधकों पर अंकों तथा अक्षरों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भी प्रतिरोधक मान अंकित किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो R बराबर 1, K बराबर 10 की घात 3 तथा M बराबर 10 की घात 6 ओम होता है। अब ये ज्ञात कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो देखो अपना पहला क्वेश्चन है 1R8 मतलब 1R8। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो मैंने बताया R बराबर 1 ही होता है, तो इसका आ जाएगा 1.8 ओम। फिर नेक्स्ट है 1M5, ये था मेगा 10 की घात 6 से, तो ये आ जाएगा 1.5 ओम। ये हो गया तुम्हारे दोनों क्वेश्चन। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रतिरोधकों का संयोजन। ये हमने संयोजन पहली क्लास में जो है पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि जब हमें किसी विशेष मान के प्रतिरोधक की आवश्यकता होती है और जो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो, तो हमें प्रतिरोधकों को विभिन्न विभिन्न क्रमों में जोड़ करके उस मान के प्रतिरोधक को प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये होते हैं संयोजन। और संयोजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 होता है प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन, और नंबर लास्ट 3 का होता है मिश्रित संयोजन, जिसे बोलते हैं श्रेणी समांतर संयोजन। वो हमने पढ़ लिया था, मैं फिर भी बता रहा हूं। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें क्या होते हैं कि प्रथम जो प्रतिरोधक मतलब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तो ये कहलाता है अपना श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब इसमें जो प्रतिरोध होते हैं वो अनुक्रम में होते हैं, श्रेणी में होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा श्रेणी क्रम संयोजन। और अब बात करते हैं नंबर 2 की, जिसे बोलते हैं समांतर या पैरेलल संयोजन। तो इसमें क्या होता है कि ये बोल दूं मैं कि इसके अंतर्गत जो अपने प्रतिरोध काम में लिए उनके प्रथम सिरे एक जगह और द्वितीय सिरे एक जगह जोड़ दिए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं अपने समांतर संयोजन। और उसके बाद में आया अपना मिश्रित संयोजन। तो इसमें आपको श्रेणी संयोजन भी मिलेगा और समांतर, मतलब श्रेणी और समांतर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर बना होता है मिश्रित संयोजन। तो मैं आपको इसका डायग्राम समझा देता हूं, और इसमें इंपॉर्टेंट जो सूत्र है वो आप समझिए। परिभाषा मैंने आपको बता दी थी, और अगर आपको परिभाषा सुननी हो तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने बता भी दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें आप 3 प्रतिरोध जोड़ रखे हमने, वो भी किसमें, श्रेणी क्रम में। तो यह है श्रेणी संयोजन। इसमें देखो
सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग उपलब्ध होता है। दूसरी बात हो तो इसमें जो वोल्टेज होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है, और जो धारा होगी वो एक समान होगी। तो इसमें धारा जो है वो आई वो तो एक समान होगी और उसका वोल्टेज जो है वो अलग अलग होगा। ये V3 ये V2 ये होगी। अब इसके बाद में इसका सूत्र है तो वो ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है VT मतलब टोटल वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और फिर लिखा है ये V1 V2 V3, फिर लिखा है VT बराबर IR1 मतलब पहले की विद्युत धारा, फिर IR2 दूसरे विद्युत धारा, फिर IR3 तीसरे की विद्युत धारा। फिर लिखा है मैंने VT बराबर, अब I तीनों में है तो I मैंने कॉमन ले लिया तो I, फिर लिख दिया कॉलम में लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब नीचे लिखा है मैंने कि VT जो है उसके नीचे लेके आया मैं I, तो VT बटे I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो V बटे I ओम के नियम से V बटे I बराबर होता है R, और इसमें T लगा रखा है तो RT मतलब टोटल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपके पास सूत्र इसका आ गया श्रेणी क्रम का, तो आप इससे ज्ञात भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपना समांतर संयोजन। देखिए अब बना दिया है समांतर संयोजन। समांतर संयोजन देखो ये R1 ये R2 ये R3, इसका ये सिरे एक जगह ये सिरे एक जगह। अब इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो वोल्टेज होती है वो तो होती है एक समान और धारा जो होती है वो होती है अलग अलग। तो वोल्टेज तो हमें यहां से मिल रही है, ठीक है, तो ये होगी वोल्टेज। अब देखो यहां से चलकर आई चली मतलब आई टी चली, टोटल आई चली, और जाते ही इसको तीन रास्ते मिले। पहली जो गई है ये I1 ये I2 ये I3। अब यहां से चल के जब यहां पे मिली आपको तो ये होगी I2, तो ये होगा तुम्हारा समांतर संयोजन। अब इसका जो सूत्र है तो वो देखिए क्या होता है, मैं समझाता हूं। तो देखिएगा ये उसका सूत्र हो गया समांतर संयोजन का। डायग्राम इससे पहले आपने समझ लिया था। तो देखो इसमें जो धारा थी वो अलग अलग थी, मैंने कही थी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो I1 में जो है वो V बटे R1 प्रतिरोध एक की वोल्टेज, नंबर 2 है धारा दूसरी थी वो बराबर है V बटे R2 और I3 बराबर V बटे R3। अब मैंने क्या किया, टोटल I कुल विद्युत धारा बराबर कर दी मैंने V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। नेक्स्ट कर दी मैंने तीनों में V कॉमन है तो IT बराबर V मैंने कॉमन ले लिया, और कोष्टक में कॉलम में लिख दिया मैंने 1 बटे R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये यहां तक हो गया। अब क्या किया मैंने, जो V गुणा में था वो बराबर किधर लाया तो भाग में, तो IT बटे V बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, और ओम के नियम से R बराबर आपको पता ही है क्या होता है, तो 1 बटे RT बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये आ गया अपना मुख्य जो मेन जो सूत्र था वो 1 बटे RT बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब इसके बाद में नेक्स्ट है मिश्रित संयोजन। क्या मिश्रित संयोजन, मिश्रित संयोजन में आप जो है मिक्सर संयोजन मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन श्रेणी का और समांतर। तो ये दो प्रकार का होता है, नंबर 1 है समांतर श्रेणी संयोजन, नंबर 2 है श्रेणी समांतर संयोजन। अब नंबर 1 की बात करते हैं समांतर श्रेणी संयोजन, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया अपना समांतर श्रेणी संयोजन। समांतर श्रेणी क्या होता है कि जब कुछ समांतर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो होता है समांतर श्रेणी संयोजन। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, देखो
ये 3 प्रतिरोध अलग जोड़े हैं, R1 R2 R3, फिर R2 के साथ जोड़ा मैंने R4, फिर इसके साथ जोड़े मैंने R5 और R6, और ये वोल्टेज अपनी है। तो ये पहला जो है ये तो बना दिया मैंने A, और बीच वाले को बना दिया B, और ये दोनों को बना दिया C। तो अपना सूत्र बनता है परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, देखो RT बराबर RA प्लस RB प्लस RC, मतलब ये कॉलम फिर ये कॉलम फिर ये कॉलम नीचे लिखा है मैंने। तो 1/RA, 1/RA में क्या है, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो लिखा है 1/RA बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पहले तो इन तीनों याद कर लेंगे। फिर लिखा है मैंने RB बराबर R4, तो RB यही तो है, तो इसके बराबर लिख दिया मैंने R4। फिर नेक्स्ट लिखा है, ये देखो समांतर क्रम में है, तो 1/RC बराबर 1/R5 प्लस 1/R6। तो ये हो गया तुम्हारा समांतर श्रेणी संयोजन। अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं श्रेणी समांतर। ये हो गया अपना श्रेणी समांतर संयोजन। इसमें कहता है कि कुछ श्रेणी समूहों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो उसे कहते हैं श्रेणी समांतर संयोजन। तो एक डायग्राम बनाया है, तो उसमें देखो ये जो कॉलम है ये ए का है, तो ए में मैंने जोड़े R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये बना दिया बी, तो इसमें जोड़े मैंने R4 R5 और ये अपनी वोल्टेज। तो लिखा है प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/RB। अब देखो नीचे लिखा है यहाँ RA बराबर लिखा है मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3, और B में लिखा है RB बराबर R4 प्लस R5। तो ये होगा तुम्हारा श्रेणी समांतर संयोजन। तो दोनों हो गए मिश्रित संयोजन। अब इसके बाद में है कि प्रतिरोध मापने की कुछ विधियां हैं, तो उनमें से आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं, तो ध्यान से देखिए। तो देखो प्रतिरोध का मान मापने के मतलब प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए दो विधियों को अपनाया जाता है। नंबर 1 है व्हीट स्टोन ब्रिज विधि, नंबर 2 है ओम मीटर विधि। तो देखो मैं बताता हूं कि पोस्ट ऑफिस द्वारा अज्ञात मान के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज विधि ज्ञात की जाती है, लगाई जाती है, और दूसरी है ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की विधि। तो अब हम नंबर 1 पढ़ रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो देखिए नंबर 1 है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज है, यह एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था व्हीट स्टोन ब्रिज, उनके नाम पर ही इस परिपथ का नाम पड़ा है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज ने क्या किया था कि 4 प्रतिरोधों को एक विशेष क्रम में जोड़कर एक परिपथ तैयार किया था, जिसका नाम पड़ा व्हीट स्टोन ब्रिज। अब नेक्स्ट मैंने लिखा इसमें नोट लगा के कि इस सिद्धांत का उपयोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स में अज्ञात मान वाले प्रतिरोधकों का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो यह हो गया अपना पोस्ट ऑफिस बॉक्स। मैं आपको डायग्राम बना करके उसका सूत्र उत्पन्न करके दिखाता हूं। तो देखिए अपना हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें मैंने 4 प्रतिरोध लगाए हैं, ये P नाम का, ये Q, ये R और S प्रतिरोध। बीच में दोनों को जोड़ा है मैंने G से, G का नाम है गैल्वेनोमीटर, ये अपनी की है, कुंजी है, ये अपनी बैटरी। अब यहाँ से अपनी विद्युत धारा चलनी स्टार्ट की, यहाँ पे चली I1 प्लस I2, तो यहाँ पे चली I1, यहाँ पे चली I2, तो यहाँ से चलेगी तो यहाँ पे भी क्या पहुंचेगी I1 और यहाँ पे पहुंचेगी I2। तो अब मैंने लिखा है, देखो गौर से देखिएगा, VAB बराबर है VAD। देखो VAB बराबर है VAD
ए डी, ये दोनों बराबर है। फिर लिखा मैंने नीचे और वीबीसी, वीबीसी बराबर है वीडीसी, वीडीसी। तो देखो अब यहाँ पे धारा कौन सी पहुंच रही है, तो P को हमने गुणा कर दिया I से, तो I1 से, तो P गुणा I1, तो देखो P गुणा I1 बराबर कर दिया मैंने R गुणा I2, P गुणा I1 बराबर R गुणा I2। फिर यहाँ पे कर दिया मैंने Q गुणा I1 और S गुणा I2, यहाँ पे कर दिया। अब मैंने दोनों को लिख दिया P गुणा I1 बटे Q गुणा I1 बराबर लगा दिया दोनों के सामने और लिख दिया R गुणा I2 बटे S गुणा I2। अब देखो यहाँ पे I है तो I कैंसिल, यहाँ पे I1 कैंसिल, यहाँ पे I2 कैंसिल और यहाँ पे I2 कैंसिल। तो अपने पास जो सूत्र बचा है वो ये बचा है कि P बटे Q बराबर R बटे S। अब यहां पर आपको चारों में से P Q R S चारों प्रतिरोधों में से किसी तीन का मान दे दे और एक का मान ज्ञात करना हो तो आप यहां से सूत्र बना सकते हैं। तो ये होता तुम्हारा मेन सूत्र P बटे Q बराबर R बटे S। तो ये हो गया तुम्हारा सूत्र। अब अपना नेक्स्ट जो विधि बच गई वो है ओम मीटर, तो वो आप देखिए। तो अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है ओम मीटर, ओम मीटर विधि द्वारा। तो ओम मीटर क्या होता है, प्रतिरोध का जो सटीक मान है, सही मान है, शुद्ध मान जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब जिस प्रतिरोध का सटीक मान हमें चाहिए उसको ज्ञात करने हेतु जो उपकरण काम में लेते हैं उसे बोलते हैं ओम मीटर। अब इसमें मुख्यतः क्या क्या होते हैं उसका जिक्र करते हैं। तो देखो इसमें एक तो होता है माइक्रो एमीटर, एक होती है इसके अंदर बैटरी, फिर होती है विद्युत धारा नियंत्रक, फिर होता है एक प्रतिरोधक, शून्य समायोजक प्रतिरोधक, तथा इसमें होती है प्रोब्स। तो ये हो गए इसके मुख्य भाग। अब ये भी होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रेणी प्रकार का, एक होता है शंट प्रकार का। अब इन दोनों का प्रयोग जो है वो मध्यम तथा निम्न प्रतिरोध मापने के लिए ज्ञात किया जाता है। तो आज अपनी यह लेसन जो डीसी सर्किट और रिलेटेड लॉस जो थे अपने वो सारे के सारे समाप्त हो गए। तो अपना जो चैप्टर था चैप्टर 5 डीसी सर्किट एंड रिलेटेड रूल्स या लॉज बोल दूं मैं, तो वो आज अपनी क्लास 2 के साथ समाप्त हो गया है। तो हम यहीं पे इस टॉपिक को खत्म करके यहीं पे इस लेसन को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर 6 में। अब नेक्स्ट चैप्टर 6 में हम कुछ नया सीखने को मिलेगा, उसमें अपने पास कई प्रकार के टॉपिक आएंगे, बढ़िया बढ़िया टॉपिक आएंगे। तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करके मैं आप सभी स्टूडेंटों को धन्यवाद कहता हूं कि आप डेली मुझे अपडेट कर रहे हो और मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो। आप ऐसे ही मेरा उत्साह बढ़ाते रहे और मैं इसी प्रकार आपको नए नए वीडियो दूंगा जिसमें आपको कुछ सीखने को, कुछ पढ़ने को, कुछ नया मिलेगा। तो आज अपना ही क्लास जो 2 थी चैप्टर 5 की वो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समस्याएं आ रही है या मैं कहूँ इससे पहले वाली वीडियो में भी कुछ समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी जो जीमेल आईडी है वो उसमें जा करके आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता हूँ। तो आज इसी क्लास को यहाँ पे समाप्त करके अब हम अपने नए चैप्टर में चलेंगे। तो मैं जितेश जोगी आप सभी से ये इजाजत लेता हूँ कि मैं इसी क्लास को यहीं पे खत्म करके अब मिलते हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी लोगों का, आप सभी स्टूडेंट का, दोस्तों का मैं यहीं पे धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों को मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.